चलिए बीसीए के जो नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। लीनियरली इंडिपेंडेंस और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल आने जैसा है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। ध्यान से समझिए कि ये कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि V3R एक वेक्टर स्पेस दी हुई है और यहाँ पर बोला गया है कि R क्या है, रियल नंबर का सेट है। और यहाँ पर हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं जिनमें से जो हमारा सबसे पहला वेक्टर है वो है 1, 3, 2। दूसरा वेक्टर है 1, -7, -8 और तीसरा वेक्टर है 2 और 1 और -1। यहाँ पर 3 वेक्टर गिवन है। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और तीसरा वेक्टर, और ये उसका सेट है। हमें ये प्रूव करना है, हमें ये पता लगाना है कि ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दिए हुए वेक्टर है उनका कुछ नाम रख लीजिए अपनी इच्छा से। आप उनका नाम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 भी रख सकते हैं या फिर अल्फ़ा बीटा गामा भी रख सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इनका नया नाम रख देता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा, लेकिन अगर आप चाहें तो इनका नाम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 भी रख सकते हैं। अब ये जो 3 वेक्टर हैं इनके मैंने नाम रख दिए हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। हमें ये चेक करना है कि तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो उसको चेक करने की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चेक किया जाता है। इन तीनों वेक्टर को हम एक सेट में रख देते हैं, उस सेट का नाम हम रख देते हैं S, और हमें पता लगाना है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो इसको पता लगाने की जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहली स्टेप तो क्या है कि तीनों को कुछ भी नाम रख दो अपनी मर्जी से, अल्फ़ा बीटा गामा या फिर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, जो भी आप रखना चाहो। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड स्टेप, उसमें आपको क्या करना है, 3 स्केलर लेना है A, B, C। किसके अंदर, रियल नंबर के सेट R के अंदर 3 स्केलर लेना है A, B, C। और इनको इस प्रकार से लेना है कि इन स्केलर्स और इन वेक्टर्स, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, वेक्टर है, और A, B, C क्या है, स्केलर, कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C गामा, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के बराबर पुट करना है। क्या करना है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 वेक्टर के बराबर पुट करना है। यहाँ पर ये जो 0 लिखा है ये नंबर नहीं है, ये भी 0 वेक्टर है। अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1, 3, 2। बीटा के प्लेस पर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1, -7, -8, और गामा के प्लेस पर गामा की वैल्यू पुट करेंगे 2, 1, -1, और 0 वेक्टर के प्लेस पर 0 वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे 0, 0, 0। फिर A का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, A, 3 है, 2 है। B का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए B, -7B, -8B, और C का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2C, C, -C, 0, 0, 0। इसके बाद जो फर्स्ट कंपोनेंट है उन्हें आपस में ऐड कर लीजिए, A प्लस B प्लस 2C। अब जो सेकंड कंपोनेंट है उन्हें आपस में ऐड कर लीजिए, 3A - 7B प्लस C। अब जो थर्ड कंपोनेंट है उन्हें भी आपस में ऐड कर लीजिए, 2A - 8B - C बराबर 0, 0, 0। चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। प्रश्न में हमें एक वेक्टर स्पेस दी हुई है V3R, जहाँ पर R रियल नंबर का सेट है, और हमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं 1, 3, 2 पहला वेक्टर है, 1, -7, -8 दूसरा वेक्टर है, 2, 1, -1 तीसरा वेक्टर है। और हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो ये कैसे चेक किया जाता है, सबसे पहले इन तीनों के कोई नाम रख दो, माना कि अल्फ़ा बीटा गामा, और इन्हें किसी सेट के अंदर रख लो। और ये 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर ले लो, माना कि उनका नाम A, B, C है, और तीनों स्केलर को इस प्रकार से लेते हैं कि इस स्केलर को इस वेक्टर के साथ लेंगे, इस स्केलर B को वेक्टर बीटा के साथ लेंगे, स्केलर C को गामा के साथ लेंगे, और उनको 0 वेक्टर के बराबर पुट करेंगे। फिर अल्फ़ा की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो पुट करेंगे, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, गामा की जगह गामा की वैल्यू। और ये जो है 0 नंबर नहीं है, 0 वेक्टर है, तो यहाँ पे 0, 0, 0 लिख देंगे। फिर A का अंदर मल्टीप्लाई, B का अंदर मल्टीप्लाई, C का अंदर मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कंपोनेंट वाइज एडिशन कर देंगे। फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट एलिमेंट जुड़ेगा,
सेकंड कंपोनेंट में सेकंड एलिमेंट जुड़ेगा और थर्ड कंपोनेंट में थर्ड एलिमेंट को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अब हम कंपैरिजन करेंगे LHS से RHS का। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कंपोनेंट को इधर के फर्स्ट कंपोनेंट 0 के बराबर रखेंगे, सेकंड कंपोनेंट को उधर के सेकंड कंपोनेंट के बराबर रखेंगे और यहाँ के थर्ड कंपोनेंट को उधर के थर्ड कंपोनेंट के बराबर रखेंगे। तो चलिए अब इनको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 1 मिनट में देख लेता हूँ। A प्लस B प्लस 2C इज इक्वल टू 0, 3A माइनस 7B प्लस C इज इक्वल टू 0, 2A माइनस 8B माइनस C इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए A प्लस बी प्लस 2C और यहाँ पर देखिए A प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर देखिए 3A माइनस 7B प्लस C और यहाँ पर देखिए 3A माइनस 7B प्लस C इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2A माइनस 8B माइनस C और यहाँ पर देखिए 2A माइनस 8B माइनस C बराबर 0। अब ये हमारा बन चुका है एक सिस्टम जिसका नाम हम इक्वेशन 1 रख देते हैं। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसका एक मैट्रिक्स तैयार करना है। क्या करना है, एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें हम A, B और C के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो A का कोफिशिएंट कौन है 1, इधर A का कोफिशिएंट कौन है 3 और इधर A का कोफिशिएंट 2। फिर यहाँ पर B का कोफिशिएंट कौन है 1, फिर इधर B का कोफिशिएंट -7 और यहाँ B का कोफिशिएंट -8। फिर यहाँ B का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 1 और यहाँ -1। फिर ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता ही है, तो आप या तो फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से एक्सपांशन कर लेना और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेना। तो चूंकि मैं पहले से निकाल चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 0। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स है 3x3 साइज का और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसकी जो रैंक होती है वो उसके साइज से कम होती है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझिए। सपोज कोई मैट्रिक्स है n/n साइज का, कितने बाई कितने का, n/n साइज का। अगर उस मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है वो यदि 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है कि उसकी रैंक n से कम होगी। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो रैंक n के बराबर होती है। तो हमारा क्वेश्चन में ये जो हमारा मैट्रिक्स A है इसका साइज क्या है, हमारा जो मैट्रिक्स है ये 3x3 साइज का है और हम देख रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। और चूंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है इसका मतलब इसकी रैंक मैट्रिक्स के साइज से छोटी होगी और मैट्रिक्स का साइज क्या है 3x3, मतलब इसकी रैंक 3 से कम है। और आप इस रिजल्ट को याद रखिए कि जब भी किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या हो 3 से कम हो या फिर उस मैट्रिक्स के साइज से कम हो तो वहाँ पर नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ओनली जीरो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, ओनली जीरो सॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का जो भी साइज है, मान लीजिए n/n, अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो रैंक n से कम होती है और जब भी रैंक साइज से कम होती है तो हम कहते हैं कि नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो उस केस में रैंक मैट्रिक्स के साइज के बराबर होती है और तब हम कहते हैं कि एकमात्र हल केवल 0 होगा, ओनली जीरो सॉल्यूशन। तो हम देख रहे हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट तो 0 है, मैंने यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाया है, ये आपको स्वयं सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो क्या होगी, 3 से कम होगी। और जब भी रैंक 3 से कम होती है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन 1 है इसमें ABC की कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू हमें ज़रूर मिलेगी। तो अब हम इनमें से कोई से भी 2 इक्वेशन सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं 2 इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। A + B + 2C बराबर 0, 3A - 7B + C। कोई से भी 2 इक्वेशन ले सकते हो आप सॉल्व करने के लिए, आपकी चॉइस है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से जब हमें A के नीचे सॉल्व करना है
तो उस समय हम क्या करेंगे, ए वाले पोर्शन को हाइड कर देंगे, छिपा देंगे। फिर ए के नीचे क्या रिजल्ट आएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे सी के कोफिशिएंट का बी के कोफिशिएंट से तो 1 आएगा। फिर इधर से बी के कोफिशिएंट का उधर के सी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको मालूम है जब इधर से मल्टीप्लाई उधर करते तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब बी के नीचे सॉल्व करना है तो उल्टा करेंगे, बी को छुपा दो पहले, तो बी में उल्टा मल्टीप्लाई करना, पहले इधर मल्टीप्लाई करना बाद में इधर मल्टीप्लाई करना। तो पहले बी में इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 2 में, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, और इधर से 1 का मल्टीप्लाई इधर 1 में करेंगे तो आएगा -1। अब सी में तो वापस सीधा सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर देखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए यहाँ ऊपर देखिए आप यहाँ पर। अब सी के लिए क्या करो, सी वाले पोर्शन को हाइड कर दो। अब इधर से -7 का मल्टीप्लाई इधर करो और 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो -7 का मल्टीप्लाई वहाँ करेंगे तो -7 आ जाएगा, और यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस का। तो हमने देखा कि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है, 1 मिनट में इसे थोड़ा सा इरेज कर लूँ। तो हमने देखा कि ए के अपान में क्या आ रहा है 14 और 1 15, बी के अपान में क्या आ रहा है 5, और सी के अपान में क्या आ रहा है -10। ये रेशो वाली वैल्यू आप चाहें तो इसे 5 से काट सकते हैं, और नहीं काटना चाहें तो वैसे भी रहने दे सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे यूनिक नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। तो इसको 5 से काटा तो 3, बी को 5 से काटा तो 1 आया, और सी को 5 से काटा तो -2 आया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमें 3 मिली, बी की 1 मिली और सी की -2। जरूरी नहीं कि वैल्यू यही हो, वैल्यू चेंज हो सकती है, आप -5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये वैल्यूज़ यूनिक नहीं होती, ध्यान रखना, ये यूनिक नहीं होती, कुछ भी आ सकती है। लेकिन हमें ये पता पड़ा कि ए बी सी तीनों की वैल्यू नॉन जीरो है। अब अगर ए बी सी की वैल्यू 0 होती तो हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन जब भी ए बी सी की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब तीनों ही स्केलर 0 होते हैं, ए बी और सी, जब तीनों ही स्केलर 0 होते हैं तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन अगर एक भी ए बी सी में से अगर एक भी ऐसा हो जाए जो नॉन जीरो है, जैसे सपोज ए की वैल्यू 1 है कुछ देर के लिए, लेकिन बी 0 है, सी 0 है, लेकिन कम से कम एक तो नॉन जीरो है, सारे के सारे जीरो नहीं है। लेकिन अगर एक भी स्केलर ऐसा मिल जाए जो नॉन जीरो है तो हम वेक्टर को डिपेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहते हैं, जब ए बी और सी तीनों की वैल्यू 0 आती है। और ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 कब आती है, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। क्या होता है, नॉन जीरो, और तब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट कब कहते हैं, जब ए का डिटर्मिनेंट 0 आता है, उस केस में नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। क्या होता है, नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और उस केस में ए बी और सी तीनों की वैल्यू 0 नहीं होती, इनमें से कम एक ऐसा होता है जो नॉन जीरो है। हो सकता है कि किन्हीं 2 की 0 हो जाए, लेकिन कोई ना कोई तीसरा जरूर होगा जो नॉन जीरो होगा, तीनों की एक साथ 0 नहीं हो सकती है।